भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का यह जो भाग है वह चौथा भाग है, जिसमें हम भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसके लिए जो संवैधानिक उपबंध हैं सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जैसे कि राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र आएंगे, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वह उसमें शामिल किए जाएंगे। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के पश्चात केंद्रयुक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोणों को माना गया है। अनुच्छेद 2, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख किया गया है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान हैं, और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं। अनुच्छेद 2 का, जो कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था, इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, पार्लियामेंट्स पावर रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख करता है। किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रायः इतने ही थे। आगे चलकर 5वें तथा 18वें संविधान संशोधनों के माध्यम से इनमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं। जैसे 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गईं। पहला, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे, तथा दूसरा था, राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। 18वां संविधान संशोधन
1966 में हुआ, जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरणों का सार यह है कि संसद राज्य की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं है। वह ऐसा साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकती है। राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम्स, बाउंड्रीज और एरियाज ऑफ द स्टेट्स। देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक यानी कि बिल संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। दूसरी चीज़ यह है कि विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति इस विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करेगा। ध्यातव्य है कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था, इसे 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगली बात करें तो राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वह विधेयक वापस भेजना होगा। राष्ट्रपति यदि चाहे तो निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। अगली बात करें तो यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकता है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि को बदल सकती है। अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र, सीमा या नाम आदि का परिवर्तन किया जाना है तो ऐसा विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का अपवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने या उसके नाम या सीमा में कोई भी परिवर्तन करने वाला विधेयक वहां के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए उपबंध केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली तथा राज्यों के कमजोर होने की ओर संकेत करते हैं। वस्तुतः संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे ठोस कारण विद्यमान थे। जिस समय सभी रियासतें भारतीय संघ में विलय कर रही थी उस समय उनकी सीमाएं अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल, अतार्किक यानी कि इरेशनल तथा अस्थायी यानी कि टेम्परेरी थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाषाई, प्राकृतिक या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन का संकल्प बार बार दोहराया था। संविधान सभा इस बात को भली भांति समझती थी कि
राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों के उचित पुनर्गठन का प्रश्न बार बार खड़ा होगा और इसका समुचित समाधान करने के लिए केंद्रीय शासन विशेषतः संसद को ऐसे अधिकार जरूर मिलने चाहिए कि वह सरलतापूर्वक इन समस्याओं को सुलझा सके। इस दृष्टि से भारत का संविधान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक यानी कि फेडरल संविधानों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इन देशों में संघीय शासन अपनी इच्छा से राज्यों के नामों या सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? Does the Parliament have the right to cede a part of Indian territory to any other country? अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। वह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों ने अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। इसके अनुसार बेरुवारी संघ यानी कि पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12,000 थी, भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था और कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके। जब भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रश्न पूछे गए थे वे इस प्रकार हैं। बेरुवारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की शक्ति ही पर्याप्त है? यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है या दोनों प्रक्रियाएं ही जरूरी हैं? इन प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन यानी कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। उसमें यह निहित नहीं है कि देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सकता है। अतः बेरुवारी संघ से संबंधित समझौते का क्रियान्वयन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुवारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दे, या संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दें। उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया ताकि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित यानी कि एक्वायर करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित यानी कि सीड करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास ये दोनों शक्तियां होनी आवश्यक हैं। इसलिए भारत राज्य भी उपयुक्त विधि के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अपने भूभाग को अर्पित यानी कि सीड तथा अन्य भूभागों को अर्जित यानी कि एक्वायर कर सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत में 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 में यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। इस संबंध में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि यदि सरकार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए
किसी देश के साथ समझौता करती है कि वह विवाद किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को सौंप दिया जाए, तो ऐसे समझौते को लागू करने के लिए अर्थात विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के पास ले जाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया था कि इसके अंतर्गत मामला यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित विवादों को उपयुक्त समाधान के लिए दोनों देशों ने समझौता किया था कि इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को सौंप दिया जाए। सरकार चाहती थी कि उसे बिना कोई विधि यानी कि लॉ बनाए या संविधान संशोधन किए इस समझौते को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के मत को उचित माना क्योंकि इस समझौते में भारतीय भूभाग का किसी विदेशी राज्य द्वारा अध्यार्पण यानी कि सेशन है ना नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। अनुच्छेद 4 की बात करें तो इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो कि अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नोट, शर्तें यह थी कि शर्तें संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। देशी रियासतों का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गईं। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र व पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, भारत में सम्मिलित हों, दूसरा कि वो पाकिस्तान में शामिल हों, या तीसरा विकल्प था कि स्वतंत्र रहें। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा जिसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, एवं जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया। देखिए, मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, मूल संविधान 1949 में भारतीय संविधान के राज्यों का या भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1949। देखिए, 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। भाग का, भाग खा, भाग गा एवं भाग घा के राज्य। भारतीय संघ, जैसे भाग का जो भाग का था उसमें किस तरह के राज्य थे? ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। भाग खाग में जो राज्य थे वे बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद और मैसूर को। भाग गा में जो राज्य थे वे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र, यानी कि वो छोटी रियासतें थीं।
और भाग घ में जो राज्य थे वे राज्य इसका निर्माण जो है विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों एक्वायर्ड टेरिटरीज के लिए किया गया था। आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया। अर्जित से विपरीत है कि अर्जित से यह आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित क्षेत्र। भाग का में जो शामिल राज्य हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ये भाग का के राज्य हैं। भाग खा के जो राज्य हैं जैसे कि हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर या कोचीन और विंध्य प्रदेश। और भाग गा के राज्य जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और भाग घा के जो राज्य थे जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। ये 2 वर्ग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए थे जो पहले भाग गा और भाग घा के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। आगे चलकर इनमें कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों जैसे कि पांडिचेरी, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 9 क्षेत्र इस वर्ग यानी कि संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हैं, जो इस प्रकार से हैं जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। देखिए, दादरा, नगर हवेली तथा दमन और दीव को पुनर्गठित कर एक ही संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। इसलिए अब जो है वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या है वह 8 है। देखिए, विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन। 1991 केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, वर्तमान में तिरुवनंतपुरम है। 1996 में परिवर्तन किया गया, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी और उसके बाद वर्तमान में अब चेन्नई है। 1996 में ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई थी और उसे वर्तमान में बम्बई थी, अब वर्तमान में मुंबई है। 2001 पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वर्तमान में इसका नाम कोलकाता है। 2006 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर थी और वर्तमान में इसका नाम बेंगलुरु है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि धर आयोग, इसे हम धर आयोग भी कहते हैं। देखिए, जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे JVP समिति भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। परंतु 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु
जो कि एक कांग्रेसी नेता के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया तथा वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा। केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता यानी कि फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को प्रमुखता मिलनी चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कतः भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्रायः असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी यानी कि यूनिलिंगुअल हो, क्योंकि एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर रहती है कि जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है। इस कारण अधिकांश क्षेत्र मिश्रित भाषा क्षेत्र यानी कि मिक्स्ड लैंग्वेज एरियाज हैं। किन्हीं भी 2 भाषाई क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप से रहते हैं। ऐसे स्थानों को एक भाषी राज्यों के तर्क के रूप में बांटना असंभव है। तब भी यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो तो उसे एक भाषी राज्य यानी कि यूनिलिंगुअल स्टेट के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। किंतु यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वाले या भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जनसंख्या के 30% से अधिक हों तो उस राज्य को एक भाषी राज्य यानी कि यूनिलिंगुअल स्टेट के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए तथा उसे द्विभाषी राज्य यानी कि बाइलिंगुअल स्टेट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अच्छा, जिलों के स्तर पर भी यही भाषाई अनुपात लागू किया जाना चाहिए। राज्यों का वर्गीकरण भाग का, खा, गा व घा में करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए। आयोग ने उपरोक्त आधारों पर भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया था। बम्बई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने विरोध किया था और इन्हें द्विभाषी राज्यों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था। इसमें कुल 16 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई थी, जिसमें विदर्भ और हैदराबाद भी थे, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा इसने 3 संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान और निकोबार की अनुशंसा की थी, जबकि केंद्र सरकार ने 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। आयोग को एक प्रमुख चिंता यह थी कि भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद सभी राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होंगे उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी। इन चिंताओं को समझते हुए भारत सरकार ने 1956 में कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जो भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते थे। ये नियम थे, यदि किसी राज्य में 30% या अधिक लोग प्रमुख भाषा से अलग कोई एक भाषा प्रयुक्त करते हैं तो इस दूसरी भाषा को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रथम भाषा के समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट समझा जाएगा तथा ऐसे राज्य को द्विभाषी राज्य यानी कि बाइलिंगुअल स्टेट के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15 से 20% हो तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि उस भाषा में भी प्रयुक्त किए जाएंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि
वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंटेशन दे सके, चाहे वह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या नहीं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरण इस प्रकार से है। जैसे संघ शासित प्रदेश या वर्तमान राज्य कब बने और किन राज्यों से पृथक और किसका शासन, इस प्रकार से। जैसे कि महाराष्ट्र व गुजरात, ये दो जो राज्य बने वह 1960 में बने, और ये जो राज्य बने थे वह बम्बई से अलग होकर 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। दादरा एवं नागर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा इनको बनाया गया। पूर्व में पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था। गोवा, दमन व दीव 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पौंडीचेरी यानी कि वर्तमान में पुडुचेरी भी कहते हैं, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। पहले फ्रांसीसियों का शासन था। कराईकल, माहे और यनम को पौंडीचेरी ही माना जाता है। 16वां राज्य नागालैंड है, जो कि 1963 में नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके बनाया गया था। और 17वां राज्य हरियाणा बना, जो कि 1966 में पंजाब से अलग हुआ। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1966 में पंजाब से अलग होकर बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, जो कि 1971 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर बना। 19वां राज्य मणिपुर बना, जो कि 1972 में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा बना, जो कि 1972 में बना। 21वां राज्य मेघालय बना, जो कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 22वां राज्य सिक्किम बना, जो कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सह राज्य का दर्जा तथा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। पूर्व में चोग्याल वंश का शासन सिक्किम में था। देखिए 23वां राज्य मिजोरम बना, जो कि 1987 में बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना, जो कि 1987 में ही बना। उसके बाद 25वां राज्य गोवा बना, जो गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा बना। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से पृथक होकर बना। 27वां राज्य उत्तराखंड बना, जो कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, जो कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना। 28वां राज्य झारखंड बना, जो कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर बना। 29वां राज्य तेलंगाना बना, जो कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन, जैसे 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर या कोचीन को केरल के नाम से जाना जाने लगा। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 को लकादीव, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी को का नाम परिवर्तित कर लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। 1 अक्टूबर 2006 को पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। वर्तमान भारत में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में हैं, जो निम्न है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, असम, केरल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड, हरियाणा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि।
देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू गई है, अतः इसके बाद वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है। संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, पूर्व में पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 द्वारा हुआ, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ध्यातव्य है कि भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता हुआ, हिस्टोरिकल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों इनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इन समझौतों के अधिकार में अदला बदली कर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।